नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भिलवाड़ा में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं एस्किमो जनजाति की। और पिछले जो यूट्यूब वीडियो था उसमें हमने एस्किमो के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा की थी। इसके बाद में अब जो आगे के बचे भी कुछ टॉपिक थे उनकी चर्चा अभी हम करेंगे एस्किमो के संदर्भ में। जैसा कि मैंने आपको पहले एस्किमोज के निवास क्षेत्र के बारे में बताया था कि एस्किमोज जो निवास क्षेत्र है इससे मिलते जुलते और जो जनजातियां हैं उनके बारे में मैंने आपको परिचय करवाया था कि ये जनजातियां हैं। फिर मैंने एस्किमो का जो शीतकाल का जाड़े के जो ऋतु का जो दिनचर्या और इनके जो शिकार के तरीके थे उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया। शिकार की प्रमुख पद्धति, शीतकाल में मछली का या आखेट जो करते हैं उसके बारे में बताया। वहाँ की प्राकृतिक दशाओं के बारे में मैंने आपको बताया कि शीतकाल में कितनी विकट स्थितियाँ होती हैं एस्किमो जनजाति के सामने और किस प्रकार से एस्किमो लोग उनसे समायोजन करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो जाड़े की ऋतु होती है उस समय एस्किमो के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने की होती है, क्योंकि उस समय शिकार बहुत कम हो जाते हैं और ये लोग जो हैं ये उत्तरी भागों की ओर बढ़ते हैं और वहाँ सागरीय आर्कटिक सागर का जो तटवर्तीय भाग है वहाँ ये शिकार के लिए चले जाते हैं और सील मछली का शिकार करते हैं। वहाँ सील मछली के अलावा अन्य व्हेल और वालरस मछली का भी ये शिकार करते हैं, लेकिन ये क्षेत्रीय और समय के हिसाब से बदल जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो इनके सामने एक समायोजन की समस्या आती है, बर्फीली जो आंधियाँ चलती हैं उनसे भी इनको एक समायोजन उस समय बड़ा महत्वपूर्ण और जो तापमान है यहाँ का ये शून्य से काफ़ी अधिक नीचे चला जाता है, यहाँ तक कि ये शून्य से लगभग 46 डिग्री नीचे गिर जाता है। तो इन सब विकट परिस्थितियों में एस्किमो लोगों का अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन जो है ये अपने आप में एक बड़ा ही रोमांचकारी अनूठा उदाहरण वातावरण समायोजन का एस्किमो के द्वारा यहाँ है। अब हम इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि पहले हमने शीतकाल में इनका जो शिकार के बारे में देखा था, शारीरिक लक्षणों के बारे में भी देखा था। इसमें मैंने आपको बताया था कि मंगोलॉयड प्रजाति से इनका संबंध है और आंखें इनकी जो तिरछी होती हैं पलकें, वो इनका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है मंगोलॉयड प्रजाति का। कई बार ये परीक्षा दृष्टि से ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाने वाला भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एस्किमो जो हैं वे कौन सी प्रजाति से संबंध रखते हैं। तो हमें यहाँ संदेह नहीं करना है, ये मंगोलॉयड प्रजाति से संबंध रखते हैं। दूसरा है कि एस्किमो की जीवन पद्धति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ हैं, जो इनके विशेष रूप से इनके शिकार और परंपरा जैसे कि आवास, तो ये कुछ शब्द हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे हरपून है या माऊपोक है, इतुरपोक है, कयाक है, उमियाक है। ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको एक एक करके समझना है। ये शब्द कई बार परीक्षा दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बसंतकालीन जो आखेट है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे कि बसंत काल में ये लोग किस प्रकार से करते हैं आखेट को अपनाते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन को समायोजित करते हैं बसंत काल में। मार्च के बाद के दिन की लंबाई जैसे जैसे बढ़ने लगती है, अर्थात हम बसंत काल की बात कर रहे हैं, जब सर्दियां थोड़ी या जाड़े की ऋतु थोड़ी कमज़ोर होने लगती है, बर्फ़ पिघलने लगती है। साधारण सी बात है। बर्फ़ पिघलने के बाद में कुछ शिकार के जो अवसर हैं इनके पास थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। सांस लेने के लिए जो मछलियां हैं वो ज़्यादातर बाहर की ओर आने लगती हैं बर्फ़ पिघलने के बाद में, तो शिकार इनको अच्छे से मिलने लगते हैं। बसंत काल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इनकी जो शिकार की पद्धति थी माऊपो, उससे अलग ये शिकार पद्धति को अपनाते हैं जिसे उतोक कहते हैं। ये जो उतोक वाली पद्धति है उसमें वास्तविकता यह है कि ये सील मछली का शिकार करते हैं, लेकिन उस समय ये
सील मछलियाँ जब बर्फ़ पिघलने पे तटीय भागों की ओर समूह के रूप में या अधिक संख्या के रूप में जब आ जाती है, तो ये एस्किमोज लोग समूह बना करके खुद भी एक से अधिक शिकारी ये होते हैं, और ये शिकारी पेट के बल लेट करके सील मछली के आसपास में पहुंचते हैं और एक साथ धावा उस पर बोल करके शिकार करते हैं। प्रचुर मात्रा में इनको उस समय शिकार मिलने लगते हैं। तो ये जो इनके शिकार की पद्धति है उसको उतोक कहते हैं। पहले भी हमने जिक्र किया है कि माउपोक, इतुरपोक, वो भी शिकार की ही पद्धतियाँ थी। माउपोक और इतुरपोक जो विशेष रूप से वहाँ जाड़े की ऋतु में अपनाई जाती है। और अब यहाँ हमने देखा कि बसंत काल में ये उतोक पद्धति से शिकार करते हैं, और उतोक पद्धति में ये जो शिकार करते हैं उसमें प्रमुख रूप से ये समूह के रूप में वहाँ पहुँचते हैं। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण है इनका, बेफिन द्वीप और हडसन की खाड़ी के उत्तरी किनारों पर शिकार का तरीका कुछ बदल जाता है। जैसा कि जब हमने एस्किमोज के निवास क्षेत्र का जिक्र किया था, तो एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण था कि ये आर्कटिक महासागर के चारों ओर निवास करते हैं। यह बात ही अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है कि आर्कटिक के चारों ओर जब इनका निवास क्षेत्र है, अर्थात ग्लोबल स्टेज पे देखा जाए तो काफ़ी अधिक एरिया को ये कवर करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप वाला भाग है, जिसमें कनाडा का उत्तरी भाग और अलास्का और ग्रीनलैंड है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूरोप के जो भाग, ग्रीनलैंड जो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत है, उसका उत्तरी भाग जो है वहाँ पे हडसन की खाड़ी के समीपवर्ती क्षेत्र हैं। तो एक ये क्षेत्र एक अलग रीजन हो जाता है। उसके बाद में हम यूरोप महाद्वीप में, मुख्य यूरोप महाद्वीप की ओर जब चलते हैं तो स्कैंडिनेविया वाला जो पार्ट है, और उसके बाद में साइबेरिया का जो उत्तरी भाग है, वहाँ ये विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। और यहाँ हमने इसको दो वर्गों में डिवाइड कर दिया कि ये जो कनाडा और अलास्का और ग्रीनलैंड वाला जो पार्ट है, यहाँ मूल रूप से जो रहते हैं ये एस्किमोज हैं। और फिर स्कैंडिनेविया और साइबेरिया का जो भाग है, साइबेरिया का जो उत्तरी भाग है, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, जिसमें लैप्स, सेमोयड, तुंगो, चुकची प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। मिलती जुलती ही इनकी आर्थिक क्रियाएँ हैं, जीवन यापन की पद्धति लगभग समान सी है, लेकिन फिर भी क्षेत्रीय आधार पर कुछ भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं, जिनका हम अलग से जिक्र कर लेंगे। अब हम कर रहे हैं कि बेफिन द्वीप, जो कि कनाडा के उत्तरी भाग में, बेफिन द्वीप और हडसन की खाड़ी के उत्तरी किनारों पर शिकार करने का तरीका बदल जाता है। इस क्षेत्र में व्हेल तथा वालरस का शिकार किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि एस्किमो जो जनजाति है उसके जीवन से सील मछली का नाम अलग नहीं किया जा सकता है। सील के बिना एस्किमो का जीवन जो है एक तरह से अधूरा सा रह जाता है, और वो इनके जीवन से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। लेकिन उसके अलावा भी ये व्हेल और वालरस मछलियों का शिकार करते हैं। शिकार के समय ये परिवहन के साधन के रूप में स्लेज गाड़ी का उपयोग करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है स्लेज इनके लिए, ये शब्द ही अपने आप में। तो स्लेज जो होती है वो ये सील मछली या और जो होती है उनकी हड्डियाँ और खाल जो होती है उसकी सहायता से एक ये नाव गाड़ी बनाते हैं, परिवहन का एक साधन है। वह बिना पहिए की गाड़ी होती है जिसको कुत्ते या रेंडियर के द्वारा खींचते हैं, और ये उस पर सवार हो करके चलते हैं। दूसरा, नाव, जिसको हम कयाक या उमयाक के नाम से जानते हैं। तो एक शब्द, बड़ा टेक्निकल शब्द जो इनका था एस्किमोज का, वो हमने देखा कि स्लेज गाड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है इनके लिए। बिना पहिए की गाड़ी है जो खाल से बनाई जाती है, मढ़ी जाती है, उसमें हड्डियों का या लकड़ी का ये आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर लेते हैं। स्लेज गाड़ी बिना पहिए की एस्किमो की गाड़ी है। अब कयाक और उमयाक एक नाव है। कयाक छोटी नाव होती है, उमयाक बड़ी नाव होती है। कयाक जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं उन पे सामान्यतः, और उमयाक जो होती है वो उत्तरी भागों में, विशेष रूप से सागर तटीय भागों में, जैसे कि कोई बड़ी मछलियों का शिकार करने के लिए अपेक्षाकृत बड़ी नाव होती है। उमयाक जो होती है ये नाव है जो ये काम में लेते हैं। सील मछली का महत्व फिर आ गया यहाँ। सील मछली का इनके जीवन में बड़ा महत्व है। सील मछली के अलावा अन्य चीज़ों का भी ये शिकार करते हैं, जिसमें ध्रुवीय भालू भी महत्वपूर्ण है, लोमड़ी है, और छोटे मोटे जीव जंतु वहाँ जो मिलने वाले उनका भी शिकार कर लेते हैं, मिलते हैं। तो लेकिन सील मछली जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका कारण ये है कि सील मछली के शिकार के बाद इनको खाने के लिए मांस प्राप्त हो जाता है, और जो इसकी खाल या
चमड़ा जो होता है सील मछली का, उससे ये अपने जो इग्लू बनाते हैं, उन इग्लुओं के अंदर उसको लगा लेते हैं और अपने जो औजार बनाते हैं परंपरागत, जो भी ट्रेडिशनल इनके टूल्स वगैरह जो हैं, उनमें ये उसको काम में ले लेते हैं। इसकी जो खाल से ये तंबू भी बनाते हैं और इग्लू के अंदर काम में लेते हैं। और उसकी जो सील मछली की जो चर्बी आती है, उस चर्बी को ये ऊष्मा पैदा करने के लिए या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए अपने इग्लुओं के अंदर का तापमान बढ़ा के रखने के लिए ये उसको काम में लेते हैं। और हड्डियाँ वगैरह सब कुछ इसकी काम में आती है, इसलिए स्लेज बड़ी महत्वपूर्ण, सील बड़ी महत्वपूर्ण है इनके लिए। तांत, ये जो सील मछली है उसकी से एक धागा भी बनाते हैं, उसकी धागा, मोटा धागा जिसको आप कह सकते हो, तांत जो शब्द यहाँ आया है, तो ये उसको धागे सिलाई करने वगैरह के काम में भी ले लेते हैं, उसकी खाल से ही ये बना लेते हैं तांत। अब हम देखेंगे ग्रीष्मकाल। गर्मी के मौसम में मध्यकाल तक धरातल पे ही काफ़ी अधिक पिघल जाती है और ग्रीष्मकाल में इनके पास शिकार की कोई कमी नहीं होती है। अन्य बहुत सारे अवसर इनके प्रकृति इनको देती है। शिकार जो पशु हैं उनके अलावा, जैसे कि कैरिबो, बारहसिंगों की तलाश ये करते ही हैं, उससे में रेंडियर वगैरह भी यहाँ होते हैं। और छोटे मोटी वनस्पति, सेवाल, काई, झाड़ियाँ कुछ यहाँ ग्रीष्मकाल के मौसम में देखने को मिल जाती है। इसलिए शिकार की और खाद्य जो संकट है वो उनके सामने अब नहीं रहता है। जो चरम जाड़े की दशाएं होती है उस समय इनके पास बड़े संकट का जो सामना ये करते हैं, अभी वो स्थिति बदल जाती है बिल्कुल ही। भोजन में सील मछली का कच्चा मांस, कैरिबो बारहसिंगे का मांस, वालरस नामक जंतु का मांस, ध्रुवीय भालू जिसको हम पोलर बियर यह है का मांस और व्हेल मछली का मांस से प्रमुख रूप से खाते हैं। इनके जीवन से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण सील मछली है। और सील मछली के अलावा कैरिबो जो बारहसिंगा है उसका, वालरस मछली, और जो हडसन की खाड़ी और बैफिन द्वीप के उत्तरी भाग हैं ग्रीनलैंड वाले, वहाँ पे इनको व्हेल और वालरस मछली, और अन्य भागों में इनको ज़्यादातर सील मछली का ही शिकार करते हैं। ध्रुवीय भालू का भी ये शिकार करते हैं। सभी प्रकार का मांस ये आखेट के द्वारा प्राप्त करते हैं और ये खा लेते हैं सभी के मांस को। वस्त्र के बारे में अब हम देखेंगे। एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः कैरिबो की खाल के बने होते हैं। जो बारहसिंगा है कैरिबो और अमेरिकन प्रकार का एक रेंडियर ही है, तो उसकी खाल के ये वस्त्र, हालांकि सील मछली से बने हुए जो खाल है उसको भी ये काम में लेते हैं, लेकिन जब उसकी कमी होती है या बाह्य वस्त्र जो इनके होते हैं वो ये कैरिबो की खाल से बना लेते हैं। और विशेष रूप से ये सील की जो खाल होती है वो थोड़ी सॉफ्ट और अधिक उष्मादायक होती है, उसको ये अंदर पहन लेते हैं। सील की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म तथा हल्की होती है। कैरिबो की जो होती है वो अधिक गर्म होती है, लेकिन सील के भी ये वस्त्र बना लेते हैं। जिन स्थानों पे कैरिबो नहीं मिलता वहाँ पर ध्रुवीय भालू के समूर से भी वस्त्र बना लिए जाते हैं। जहाँ जहाँ कैरिबो नहीं मिलता वहाँ ध्रुवीय भालू की खाल को ये काम। एस्किमो के कपड़े सावधानी से कटे हुए तथा सिले हुए होते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ध्रुवीय भालू की जो ध्रुवीय ये जो क्षेत्र है, यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा, और बर्फ़ पे जब ग्रीष्मकाल में सूर्य की रोशनी पड़ती है तो चमक आँखों में पड़ती। इससे बचने के लिए एक चश्मा पहनते हैं जो वालरस से मछली जो होती है उसके दांतों से कुछ छिद्रदार ये हड्डियों वगैरह को उपयोग में करके अपना एक चश्मा भी बना लेते हैं, जिसमें वालरस के दांतों का प्रयोग भी ये करते हैं। निवास गृह के रूप में इनका बड़ा महत्वपूर्ण एक इग्लू है। इग्लू में ये निवास करते हैं, जो बर्फ़ का मकान इनका होता है। ये 4 फुट के व्यास का लगभग और 3-4 मीटर के लगभग व्यास वाला और 3 मीटर के आसपास ये हाइट वाला इनका इग्लू होता है। और बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं उनको एक के ऊपर एक रख के बना लेते हैं। और जो बची हुई उनमें जगह होती है वो वैसे ही बर्फ़ जब हिमपात होता है तो वो बन जाती है। और एक जो संपूर्ण टुकड़े होते हैं वो अपने जैसे प्लास्टर करते हैं मकान के, उस प्रकार से उसका बर्फ़ का अपने आप ही प्लास्टर उस पर हो जाता है। और उसमें आने जाने के लिए जो निकास या प्रवेश द्वार रखते हैं वो एक, जैसे कि अपने नहीं होते ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ तो देखने को कर नहीं मिलते हैं आपके, लेकिन जो अपना मरुस्थलीय प्रदेश है, डेजर्ट वाला जो पार्ट है, उसमें झूंपे बनाते हैं
और चारे के लिए कुछ चारा रखने, पशुओं का चारा रखने के लिए कच्चे झोंपड़े बनाए जाते हैं। उनमें एक संकरा सा रास्ता बनाया जाता है जिसमें से चारा निकाल लिया जाता है। तो उस प्रकार के रास्ते ये बनाते हैं अपने उसमें प्रवेश करने के लिए। इग्लू के प्रवेश द्वार जो उनके सकड़े होते हैं, ये नीचे लेट करके उसमें जाते हैं, लेट करके उसमें आ जाते हैं। इग्लू को गर्म करने के लिए ये क्या करते हैं कि उसके अंदर खाल का आवरण उसके अंदर लगा लेते हैं, और खाल और बर्फ़ के बीच में थोड़ा स्पेस भी ये रख लेते हैं, ताकि अंदर की जो ये ऊष्मा उत्पन्न करते हैं समूर को जला करके, उस ऊष्मा का प्रभाव बर्फ़ पे ना पड़े और बर्फ़ ना पिघले। ये देख रहे हो आप चित्र के द्वारा, आप इनके इग्लू को देख सकते हो कि इस प्रकार का इग्लू इनका होता है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है। ये है इनका इग्लू। कई बार ये समूह में जब होते हैं, काफ़ी अधिक एस्किमोज एक जगह निवास करते हैं या इनका कोई मुख्य क्षेत्र होता है, तो ये बहुत सारे इग्लू एक जगह बनाते हैं और आपस में ये बड़े बड़े इग्लुओं को आपस में जोड़ भी लेते हैं। और जब उन बड़े एक स्थान ऐसा मचान भी रखते हैं, नाचने गाने वगैरह के लिए स्थान अपना रखते हैं। ग्रीष्मकाल में ये इग्लू के स्थान पे ये तंबुओं में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि खाल से बनाए जाते हैं। परिवहन के साधनों के रूप में स्लेज गाड़ी का ये प्रयोग करते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले जिक्र किया था। स्लेज गाड़ी जो बिना पहिए की बर्फ़ पे चलने वाली गाड़ी होती है, बड़ा महत्वपूर्ण है इनके। इसको रेंडियर और कुत्तों के द्वारा खींचा जाता है। कयाक इनकी नाव होती है, जो गर्मी की ऋतु में खुले जल में शिकार करने के लिए प्रयोग की जाती है विशेष रूप से। एंड कयाक और उमयाक दो प्रकार की जो नाव है। उमयाक एक बड़ी नाव है। ईंधन के रूप में ये चर्बी का, मैंने आपको पहले बताया था, ईंधन के रूप में ये चर्बी का प्रयोग करते हैं। और औजारों के दृष्टिकोण से हमने काफ़ी बार इनका जिक्र किया कि प्रमुख रूप से जो इनका हरफून जो भाला है, तीर कमान है, हरफून है, ये हरफून ही इनका महत्वपूर्ण है वैसे देखी जाए तो औजारों की दृष्टि से। तो फिर भी ये कुछ अन्य और जो अस्त्र शस्त्रों का कुछ प्रयोग परंपरागत करते हैं, लेकिन वो सब गौण हैं और प्रमुख रूप से केवल हरफून का ही ये प्रयोग वहाँ करते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो एस्किमो जो है वो फुटबॉल की तरह का एक खेल खेलते हैं और कुश्ती वगैरह भी आपस में ये लड़ लेते हैं। एक बड़ी बात यह है कि इनमें नहाने का कोई ट्रेंड नहीं है, नहाने को ही जानते ही नहीं है, कि स्नान नहीं करते हैं। और एक बार जो कपड़े पहन लिए वो फिर जब फट जाए तो उनको शरीर से उतार देते हैं, ऐसा इनमें बना हुआ है। जादू टोने में काफ़ी अधिक ये विश्वास करते हैं। सेदना नाम की कोई देवी है जिसका निवास सागर में मानते हैं और उसको आराध्य देवी मान करके पूजा करते हैं। एक इनका इस प्रकार से जो जादू टोना करने वाला कोई व्यक्ति होता है, जिसमें भी ये काफ़ी अधिक विश्वास करते हैं और उसके प्रति काफ़ी सम्मान के भाव से उसको ये देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वातावरण समायोजन की दक्षता जो इनमें देखने को मिलती है, ये अपने आप में वास्तव में अद्भुत है। और ऐसा बहुत अधिक कम ही देखने को मिलता है कि वातावरण के साथ इतनी प्रगाढ़ता से जुड़े हुए ये लोग हैं और कितना अधिक समायोजन ये कर लेते हैं। तो अभी हमने इनके निवास गृह, इग्लू, स्लेज गाड़ियाँ, हरपून, तीर कमान, वस्त्र आदि और इनकी प्रकृति के समायोजन के बारे में काफ़ी अधिक चर्चा जो की है। अब इसके अलावा अगर कुछ बच रहे, कुछ और भी टेक्निकल टर्म इनके, जैसे कि इनके नोहक वगैरह, इनके जो जूते होते हैं बर्फ़ पे पहनने के लिए काम में लेते हैं, तो उनके लिए भी टेक्निकल टर्म ये आ जाता है। बाकी हमने जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी उनका लगभग जिक्र सभी तथ्यों का एक बार कर लिया है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनका ये प्रमुख रूप से। तो एक बार मैं आपको पुनः बता दूं, इसमें पूरे प्रकरण में जो इनकी टेक्निकल सबसे महत्वपूर्ण जो एस्किमो हैं वो निवास कहाँ करते हैं, यानी कि ये लोग जो हैं वे शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में, या शीत मरुस्थलीय हो गए अपने आप में, वो ठंडे प्रदेशों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ध्रुवीय कह दो या ठंडे मरुस्थल कर दो, उन क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनका निवास क्षेत्र कहाँ है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 65 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक महासागर के चारों ओर हैं, जिसमें कि कनाडा का उत्तरी भाग है, अलास्का है, ग्रीनलैंड वाले भाग हैं, और स्कैंडिनेविया और साइबेरिया का उत्तरी भाग जो है वहाँ ये निवास करते हैं। इनके जो अन्य समुदाय हैं उसमें लेप्स, सेमोइड, याको, चुकची और तुंग ये प्रमुख और लोग हैं। एस्किमो का निवास क्षेत्र, वहाँ के वातावरण की सबसे महत्वपूर्ण बर्फीली आंधियाँ जो चलनी है, तापमान हिमांक से काफ़ी अधिक नीचे रहना है। शारीरिक लक्षणों में हमने देखा कद इनका 150 से 60 सेंटीमीटर, और त्वचा का रंग हल्का पीला, जो कि मंगोलाइड प्रजाति का प्रमुख लक्षण है। त्वचा का रंग और आंखें इनकी तिरछी होती हैं, ये बड़े इनके
महत्वपूर्ण है और मंगोलॉइड प्रजाति से इनका संबंध होना। शीतकाल में शिकार की इनके पास बेहद कमी होती है और शीतकाल में ये शिकार के लिए तड़पते हैं। यहाँ तक कि कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि शीतकाल में शिकार नहीं मिलने पे इनके परिवार का सबसे जो वृद्ध व्यक्ति होता है वह अपने सभी वस्त्र त्याग के खुले में चला जाता है और शेष बचे हुए एस्किमो लोग उसी वृद्ध व्यक्ति को ही भोजन के रूप में खा लेते हैं। इतनी स्थिति भी विकट कई बार इनके सामने आ जाती है। और शीतकाल में ये विशेष रूप से सील मछली का शिकार करते हैं, जिसके लिए हार्पून का प्रयोग करते हैं। शिकार की पद्धतियों में माओपोक और इतुरपोक प्रमुख पद्धतियां हैं। दूसरे प्रकार की ग्रीष्मकाल में जो शिकार की इनकी पद्धति है वो उतोक पद्धति है, जिसका अभी हमने पहले ही जिक्र कर दिया था। अन्य टेक्निकल जो टर्म उनमें बताया था मैंने, स्लेज इनकी गाड़ी है जो बिना पहिए की गाड़ी है, बर्फ पे चलने वाली है। कयाक और रोमियाक इनके लिए नाव है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। सील मछली इनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और सील मछली के अलावा केरिबो है जो रेंडियर नस्ल का ये जानवर होता है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वस्त्रों में चर्म से बने हुए वस्त्र आदि ये उपयोग में करते हैं। इग्लू बड़ा महत्वपूर्ण, इनका निवास से संबंधित जो है इग्लू आपको आना ही चाहिए कि इग्लू क्या है। इसके अलावा इनकी संस्कृति में ये अंधविश्वासी थोड़े लोग होते हैं। आयु भी इनकी थोड़ी अंधविश्वास के कारण कम होती है। स्वच्छता का ध्यान भी ये लोग नहीं रखते हैं। लेकिन कुल मिला के अंत में हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन का ऐसा अनूठा उदाहरण इस पृथ्वी पे कहीं भी देखने को नहीं मिलता जितना कि एस्किमो लोगों ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार समायोजित कर रखा है। धन्यवाद।